हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं, बोलिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए जा चुके हैं ना। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन जिसको कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन की घटना आपको दैनिक जीवन में देखने को बहुत मिलती है, समझ गए। जैसे तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते नहीं टिमटिमाते, ठीक है। धुआं का उड़ना देखा है, तारों का टिमटिमाना हो गया। कभी आप पेंसिल वगैरह को पानी में डालिए तो थोड़ा टेढ़ा दिखता है, देखा ही नहीं। अगर सिक्का पानी में डाल दीजिए, देखिए वो आपको थोड़ा उठा हुआ दिखेगा, समझा। जो उसकी वास्तविक गहराई है वो नहीं लिखे, आभासी गहराई आपको लगेगा कि ऊपर है थोड़ा, समझ गए। मछली आप कभी पानी में रखी हुई देख लीजिए तो आपको लगेगा कि वो कहाँ है, हल्का सा ऊपर है, समझ गए। तो ये सारी घटनाएं जो हैं किसकी हैं, तो बातें समझ में आई। अपवर्तन घटनाएं आपको दैनिक जीवन में देखने को मिलती हैं, समझ गए नहीं। तो होता है क्या अपवर्तन। अपवर्तन समझने से पहले हम दो माध्यम समझते हैं, एक विरल माध्यम और एक सघन माध्यम। उसको जानिए क्या होता है। विरल माध्यम देखिए, पहला होता है विरल माध्यम और दूसरा होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम में जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, समझ गए। और सघन माध्यम में क्या होते हैं, पास पास होते हैं। जैसे बताइए हवा में और पानी में कौन सघन कौन विरल। पानी के कण पास पास होंगे और हवा के कण क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। गांव में आप लोग इस शब्दों को जानते होंगे, गजिन और बीडर, सुने हो नहीं। हाँ, तो बीडर मतलब दूर दूर और गजिन मतलब हाँ, दो लोगों के, एक व्यक्ति के दो, मान लो दो व्यक्तियों के बाल ले लीजिए, बहुत एकदम पास पास उसके बाल बहुत ज्यादा हैं, तो क्या बोलेंगे आप उसको, सघन। और कहीं 5 ठो इधर 6 ठो इधर, मतलब चांद बन जाता है, तब कौन सी स्थिति आती है, विरल माध्यम। बात समझ गई नहीं। विरल माध्यम में कण क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, और सघन माध्यम में पास। अच्छा आप बताइए पानी में और कांच में कौन सघन है, कांच सघन है और पानी विरल। दूध में और शहद में बताइए, दूध थोड़ा उसकी अपेक्षा विरल है और शहद क्या है, हाँ सीरा शहद में उसकी क्वांटिटी देखनी पड़े। कुछ चीज डालिए आप, डालने के बाद देखिए कौन ज्यादा तेजी से अंदर चला जा रहा है। दो पदार्थ अगर एक ही क्वालिटी के लगे आपको तो उसमें कोई पदार्थ डाल के आप चेक कर सकते हैं। बात समझ गए नहीं। जैसे मान लिया आपने क्या बोला, सीरा और शहद, उसमें कोई गोली डालिए, गोली वगैरह डाल दीजिए, देखिए किसमें कम टाइम में चला गया। जिसमें जल्दी चला जाएगा वो क्या होगा, विरल, और जिसमें कुछ टाइम लगेगा जाने में वो क्या होगा। ये पहचान होती है दो एक जैसे द्रवों के लिए, समझ गए नहीं। विरल और सघन समझ में आया। चलिए तब प्रकाश किरण देखो जब आएगी तो एक विरल माध्यम से कहाँ जा सकती है। अच्छा दोनों पारदर्शी ही होते हैं, चाहे विरल माध्यम हो चाहे दोनों माध्यम पारदर्शी होंगे तभी तो प्रकाश जा पाएगा। अपारदर्शी में प्रकाश नहीं जा पाता है, तो पारदर्शी माध्यम दोनों होंगे। जैसे कांच भी क्या है, भले से सघन है लेकिन कैसा माध्यम है, पारदर्शी है, समझ गए। पानी क्या है, पारदर्शी है। तो मतलब अब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाएगी तो क्या घटना होगी, समझ गए नहीं। तो विरल और सघन समझ में आया सबको। चलिए हम देखते हैं जब प्रकाश किरण एक माध्यम से मतलब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी तो भाई जहां दोनों का बंटवारा होगा तल का उसको सीमा पृष्ठ कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये पानी है आपका ना, ये क्या है, जल है। तो ये दूसरा माध्यम हो गया, और एक ऊपर हवा है, मान लीजिए कांच वायु है, और नीचे आपका क्या है, जल है। बातें समझ गई नहीं। अब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से
दूसरे में आएगी। तो ये दोनों के बीच का ये तल हुआ कि नहीं हुआ, जिसको हम अपवर्तक तल भी बोल सकते हैं। कौन सा तल? अपवर्तक तल। तो प्रकाश किरण मान लीजिए यहां से आई, ठीक है। अब एक माध्यम से किस में प्रवेश करेगी? दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। अब जैसे ही प्रवेश करेगी ना, तो घटना होती क्या है, अपना रास्ता बदल लेती है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है। जहां इसको जाना कहाँ चाहिए था? सीधा इधर, लेकिन ये सीधा उधर न जाकर या तो थोड़ा इधर चली जाती है या थोड़ा इधर चली जाती है। समझ गए? तो जहां पर टकराती यही क्या होगा? विलंब होगा। अब यहां से ये इधर आ गई, तो जाना किधर चाहिए था भाई? इधर जाना चाहिए था, बोलो। लेकिन आ किधर गई? थोड़ा सा अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। तो जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है, समझ गए, तो वो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित होती है। बात समझ गए? होता क्या है, या तो अब इसमें तीन चीजें आ गई। जो किरण आती है इसका नाम बोलिए आपतित किरण, ठीक है। जो किरण यहां से टकराने के बाद दूसरे माध्यम में चली जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। समझ गए? जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। समझ गए? और आपतन बिंदु से जाने वाली लंबवत रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। आप लोगों ने पीछे परावर्तन में भी ये बढ़िया से पढ़ा था। तो देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण। उसमें परावर्तन कोण था, यहाँ क्या है? अपवर्तन कोण है। सारी बात समझ में आई? तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से क्या होती है? या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से दूर देखिए ऐसी टाइप हो, मान लीजिए ऊपर जल है न, और नीचे आपका हवा है, तो यहां प्रकाश किरण इसमें आएगी कि नहीं? बोलिए। पूरा जल में मान लीजिए है, तो यहां से आने के बाद अभिलंब यही होगा। अब ये सघन से किधर जा रही? हाँ, तो ये अभिलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी, और जाना चाहिए था इसको इधर। बात समझ में आई? तो ध्यान देना, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। समझ गए? और जब सघन में से विरल में जाएगी, तब अभिलंब से दूर हट जाएगी। आगे अभी हम इसको सिद्ध भी करवाएंगे कैसे होगा, बताइए। तो इतना याद रखिएगा चीजें। समझ में आई नहीं? जो किरण टकराती है, ठीक है, जो टकराने के बाद दूसरे माध्यम मतलब विचलित हो जाती है, उसको अपवर्तित किरण। जिस बिंदु पर टकराती है आपतन बिंदु, समझ गए? आपतन बिंदु और अपवर्तक तल से जाने वाली काल्पनिक रेखा लंबवत जो होगी वो क्या कहलाएगी? अभिलंब कहलाएगी। इतनी बात समझ गए? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अपवर्तित किरण ये है, और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण। इतनी बातें समझ में आई? आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे अगला चीज, अपवर्तन के नियम। क्या होगा? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। चलो पहला नियम बताइए। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे उसमें था परावर्तन वाले में, उसमें सेम पहला है। तो बताइए, पहला नियम समझ में आया? कौन कौन सा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण
अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या रहेंगे? एक ही तल में, एक ही प्लेन में रहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? दूसरा, आपतन कोण की जा माने होता है साइन और कोज्या माने होता है कास। तो आपतन कोण की जा यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की जा यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहेंगे? हाँ, स्नेल का नियम। समझ गए? तो बताओ अपवर्तन के कितने नियम हुए? दो। पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं, यानी 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। समझ में आया? बोलिए। तो आपको पूरी चीजें, इतनी बातें सबको समझ में आ गई कि नहीं? चलिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तब अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तब अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है। उसके बाद हमने अपवर्तन का नियम पढ़ा। ठीक है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक, जिसे स्नेल का, और इसी चीज को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। समझ में आई चीजें कि नहीं? बोलिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं अपवर्तनांक को इंग्लिश में। तो ये सबको समझ में आ गया? बोलो जी। चलिए ठीक। अब इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत समझने में कौन कर रहा है बताओ? अपवर्तनांक। तो आगे हेडिंग हमारी रहेगी अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक भाई इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। ठीक। अच्छा, इंडेक्स पढ़ने से पहले ये चीज जान लो, अपवर्तन का कारण क्या होता है। इसको पढ़ने से पहले ये बताओ अपवर्तन क्यों होता है। कई बार पूछता है अपवर्तन का कारण क्या होता है, मतलब वो अपने मार्ग से विचलित क्यों हो जाती है। आप लोग ही बताइए, अगर एक रोड पे से दौड़ रहे हैं, एकदम खाली रोड है, बहुत तेजी से दौड़ पाएंगे? अगर भीड़ भाड़ होगा तब तो आपका चाल उतने रहेगा, कम ज्यादा होगा? कम ज्यादा होगा कि नहीं होगा? कम होगा। तो देखो ध्यान से, यही होता है प्रकाश के साथ। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, उसकी चाल अलग अलग माध्यम में क्या होती है? अलग अलग होती है। समझ में आया? विरल में थोड़ा तेज रहेगी, सघन में चाल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए वो अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? समझ में आया? क्या है? भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना होता है। समझ गए? हर एक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसलिए अपवर्तन की घटना होती है। तो कोई पूछ देगा अपवर्तन का कारण बता लो कि नहीं, क्योंकि अलग अलग माध्यम में चाल क्या होती है? अलग अलग होती है। ये अपवर्तन का कारण था, इसको जानते रहिए। अपवर्तनांक क्या चीज होता है? जैसे आपके पास कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे आपको हो गया हवा, बोलिए, कांच, जल, हीरा, बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं नहीं? बोलिए।
ये सब भाई पारदर्शी माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आप मतलब एक तरफ से देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हवा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको ग्लास, इसको वाटर, इसको डायमंड। तो ध्यान दो, अगर कहीं पर ए लिखा है इसका मतलब हम क्या समझेंगे? वो माध्यम हवा है। अगर कहीं जी रहेगा तब ग्लास, डब्लू रहेगा तब डायमंड रहेगा तो डी, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। द्रव कोई रहेगा तब लिक्विड होता है, समझ गए? लिक्विड डी। निर्वात मतलब यही एयर के लिए ही लिया जाता है। हाँ यार, रियल रहेगा, लिक्विड यल से स्टार्टिंग है ना, समझ गए कि नहीं? निर्वात में हम सी लेते हैं, प्रकाश की चाल को, याद है कि नहीं? पर निर्वात में प्रकाश की चाल सी, समझ गए? और हमेशा वायु के सापेक्ष आप लेंगे किसी भी माध्यम के सापेक्ष, मतलब के अपवर्तनांक को, ठीक है? पहले इसको मतलब समझ में आया नहीं? ए जी डब्ल्यू कहीं लिखा होगा, उसका मतलब क्या होता है? वो माध्यम को डिनोट करता है, समझ गए नहीं? आगे देखिए, अब अपवर्तनांक क्या चीज होता है, ध्यान समझो। अपवर्तनांक के बारे में कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अपवर्तनांक होता क्या है? अपवर्तनांक वह भौतिक राशि होता है जो हमें ये बताता है कि कौन सा माध्यम, इसे बताओ, कांच हवा से क्या है, सघन है कि नहीं? कांच हवा सघन है। अच्छा, कांच जल से भी सघन है, लेकिन अगर कहते हैं कितना सघन है तब, तो इसी की जानकारी कौन देता है? अपवर्तनांक। भैया इतना ज्यादा सघन है, इतना ज्यादा वो क्या है? विरल है। तो अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो हमें यह बताता है कि कौन सा माध्यम कितना सघन है या कितना विरल है। बात समझ में आई नहीं? अपवर्तनांक यही बताओ। आपको पता है भाई कि हीरा ज्यादा मतलब सघन है किसके अपेक्षा? जल के, लेकिन कितना ज्यादा सघन है वो निकालना हो, या जल कितना कम विरल है किससे? हीरा से। इसकी जानकारी के लिए हम किसका मान निकालते हैं? अपवर्तनांक का मान। समझ में आई बातें? और चीज देखो, जैसे मान लीजिए दो माध्यम है, एक में मान लीजिए जल है, ये हवा है, और दूसरे में मान लीजिए जल है, समझ गए? प्रकाश किरण मान लीजिए इसमें आई, और प्रकाश किरण मान लीजिए इसमें आई, तो इसमें चाल ज्यादा होगी किसमें कम? हवा वाले में चाल ज्यादा होगी। मान लीजिए यहाँ चाल है 50, एक है अनुमानता में, यहाँ मान लीजिए कितना है, इसकी चाल 100 है, समझ गए? यहाँ चाल 50 है और यहाँ पर चाल कितनी है? 100 है। तो चाल का अनुपात निकालिए आप, 50/100, 50 का दूना हो जाएगा, यानी पहला चाल V1, दूसरे में चाल क्या है? V2 है, समझ गए नहीं? अब इसी V1/V2 को भी हम क्या कहेंगे? n कहेंगे। मतलब अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है, ठीक है, जो दो पारदर्शी माध्यमों में चालों का अनुपात होता है। समझ में आया नहीं? अपवर्तनांक को क्या कह सकते हैं? किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों में चालों के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक हमें ये बताता है कि कौन सा माध्यम कितना सघन है और कौन सा माध्यम कितना विरल है। बात समझ गए? अगर यहाँ से देखा जाए तो बताओ क्या होगा? V1/V2 बराबर 1/2 है, तो V2 बराबर क्या होगा? 2V1। मतलब इसमें जो चाल है पहले वाले से क्या है? 2 गुना है। वो देखने को भी लग रहा है। तो बात समझ गए दोनों? अपवर्तनांक की परिभाषा क्या क्या हो सकती है बताइए? अपवर्तनांक किसे कहेंगे? हाँ, अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो हमें यह बताता है कौन सा माध्यम कितना सघन है और कितना विरल है। बात समझ गए? दूसरा, दो माध्यमों में चालों के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों में चालों के अनुपात को बताता है। समझ गए नहीं? तीसरी चीज, अपवर्तनांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यन से रिप्रेजेंट करते हैं, यन से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए? दूसरा पॉइंट, दूसरा, अपवर्तनांक को हमेशा एक दूसरे के सापेक्ष लिया जाता है। इसको हमेशा क्या करेंगे? सापेक्ष लेंगे। क्यों लेते हैं उसका रीजन है, ध्यान दीजिए। अगर जल कह दे भैया हम सबसे सघन है, तब सही बात है?
इसका बाप कौन हो जाएगा तब? कांच हो जाएगा। अगर कांच को घमंड आया कहते कि हम सबसे सघन हैं, हमसे ज्यादा, तब तो गड़बड़ है। तो हीरा के पास जाएंगे तब ध्वस्त हो जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं? तो अगर ये कह देगा कि हम, अगर ये ऐसे कह सकता है, कांच ये कह सकता है कि मैं हवा से ज्यादा सघन हूं, बोलिए, जल से ज्यादा सघन हूं, अगर कह देगा मैं ही सबसे सघन हूं, तब तो हमेशा एक दूसरे को सापेक्ष लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? बात समझ गए? इसलिए अपवर्तनांक को हमेशा क्या लेते हैं? किसी के सापेक्ष लेते हैं, तब पता चलता है। और किसके कैसे सापेक्ष लेंगे? जिसका निकालना हो, जिसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष इधर रहेगा और जिसका निकालना हो इधर रहेगा। नहीं समझे? जैसे सुनो, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष निकाल रहे हो? हवा के सापेक्ष, तो हवा लिखेंगे पहले, समझ गए? और किसका निकाल रहे हो? कांच का, तो कांच को लिखोगे बाद में। बात समझ में आई? अगर हम कह दे जल के सापेक्ष हीरे का, देखो जल के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो जल हो जाएगा पहले, हाँ, और हीरा हो जाएगा क्या? बाद में। बात समझ गए? तो जिस चीज का निकालना होता है वो कहाँ रहता है? बाद में रहता है। समझ में आया? और जिसका हमें दिया रहता है वो पहले, या जिसके सापेक्ष आप निकाल रहे हो। इतनी बातें समझ में आई नहीं? उसके बाद चौथा नंबर आप जान लीजिए। तीनों पॉइंट समझ में आई नहीं? अपवर्तनांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यानी से हमेशा क्या किया जाएगा? किसी न किसी के सापेक्ष लिया जाएगा। तीसरा, जिसके सापेक्ष लिया जाएगा वो पहले, और जिसका निकालना होगा वो बाद में। अब इसका संकेत आपको समझ में आया कैसे हुआ कि नहीं? जैसे कह दिया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो हम क्या लिखेंगे? वायु पहले लिखेंगे, कांच बाद में, बराबर 1.5। ये हो गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इतनी बातें समझ में आई नहीं? उसके बाद कुछ अपवर्तनांक आप लोग याद कर लीजिए। जैसे वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.3, यानी 4/3। समझ गए? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5, यानी 3/2। ये समझे? तीसरा नंबर यहां दिख रहा है नहीं? ए एंड डी, हीरे का होता है 12/5। 12/5 माने 2.4, 24 पंजे 120 होता है ना। तो ध्यान से आप लोग एक चीज देखिए, इसको आपको थोड़ा बहुत याद कर लीजिए। नहीं याद है तो भी आपको सवाल में मान दिया रहता है, जरूर नहीं कि याद ही रहे, लेकिन इसको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना था, ध्यान समझना। ये बताइए इन सब में सबसे विरल कौन है? अरे वायु के सापेक्ष तो सब हैं। इधर आइए, WGD में कौन सबसे विरल है? वाटर सबसे विरल है। जी उससे क्या है? सघन है। और हीरा उससे भी क्या है? सघन है। तो आप लोग देखिए अपवर्तनांक भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगर आप विरल से सघन की ओर जाएंगे तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसका अपवर्तनांक ये बढ़ेगा, मतलब किसका मान भाई? n का मान। बातें समझ में आई? तो ध्यान से देखिए कि अगर विरल से सघन माध्यम होगा तो अपवर्तनांक का मान भी क्या होगा? यानी विरल के लिए अपवर्तनांक का मान कम होता है और सघन के लिए अपवर्तनांक का मान ज्यादा होता है। इतनी बात सबको समझ में आई? अब हमें आप ये बताओ, पांचवा नंबर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें किसी भी चीज का, जैसे जल का टेम्परेचर बढ़ा दें, कांच का टेम्परेचर बढ़ा दें, तो बताओ अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलिए। अच्छा, घट जाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि माध्यम कैसा बनता जाएगा? विरल बन जाएगा। जब आप गर्म करते हैं किसी चीज को तो उसके कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। और अगर कण दूर दूर होंगे तब बताओ माध्यम कैसा बनता जाएगा? विरल माध्यम बनेगा। और जब विरल माध्यम बनेगा तब अपवर्तनांक बताओ क्या होगा? घटने लगेगा कि नहीं? यानी n इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। तो बातें समझ में आ गई? बोलिए। सवाल में हम हवा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। कांच को जी से। जल को हीरे को डी से। और द्रव को यल से।
समझ में? द्रव में और जल में अंतर समझ में आता है कि नहीं आप लोगों को? जल में जल है, द्रव में आपका दूध भी हो गया, तेल भी हो गया, पानी भी हो गया, ये सब क्या है? हाँ, लिक्विड फॉर्म में जो भी आएंगे द्रव होंगे। इतनी बातें सबको समझ में आई? आए क्या? किसी भी चीज को, ये भाई नियम लिखा है तो हर एक चीज के लिए है, समझे? सीरा को आप गर्म करेंगे तो और पतला होगा कि नहीं होगा? पतला होगा ना, तो क्या होगा बताओ? आप जो गुड़ बनने की प्रक्रिया को सोच रहे होंगे माइंड में, उसमें उसका द्रव बाहर चला जाता है, समझ में आ रहा है नहीं? तब वो थोड़ा सूखापन आ जाता है उसमें, बात समझ गए नहीं? लेकिन किसी भी चीज को गर्म करने पर उसके कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। कण दूर होंगे तो माध्यम कैसा बनेगा? विरल, और विरल बनेगा तो टेम्परेचर, वो अपवर्तनांक घट जाएगा। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यन का मान क्या होगा? घटेगा। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बात समझ गए? चलिए, अपवर्तनांक क्या है बताओ? वह भौतिक राशि है जो हमें ये बताएगा कि कौन सा माध्यम कितना सघन है और कितना, या आप अपवर्तनांक वह भौतिक राशि है जो हमें दो पारदर्शी माध्यमों में चालों का अनुपात बताता है, बात समझ गए? दूसरा चीज, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यन से। और यहाँ हमेशा किसी चीज के क्या करेंगे? सापेक्ष लेंगे। तीसरा, हाँ, जिसका निकालना होगा वो बाद में, और जो हमको जिसके सापेक्ष निकालना है वो पहले। जैसे हवा के सापेक्ष कांच का 1.5 ऐसे लिखा जाता है, जल के सापेक्ष हीरे का, जिसके सापेक्ष पहले, जिसका निकालना है बाद में। उसके बाद कुछ के आप अपवर्तनांक क्या करेंगे? याद कर लीजिए भाई, इतना इतना होता है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा। इतनी बातें सबको समझ में आई? बोलिए। देखिए, अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, एक निरपेक्ष और एक सापेक्ष। निरपेक्ष जो होता है वो वायु के सापेक्ष लिया जाता है, समझ में आया? अपवर्तनांक कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। एक देखो अपवर्तनांक के प्रकार, पहला कौन सा होता है? निरपेक्ष अपवर्तनांक ना, और दूसरा क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक। ध्यान समझिए, ए बच्चे इधर देखो। निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा पहला कौन सा रहेगा? वायु रहेगा, नहीं समझे? जब हम किसी माध्यम को हवा के सापेक्ष निकालते हैं अपवर्तनांक, तो उसे क्या कहते हैं? और सापेक्ष वाले में पहला हवा नहीं रहेगा ना, तो दूसरा रहेगा, कोई अलग अलग रहेगा, समझ गए? जैसे हवा के सापेक्ष अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे? ANW, बोलिए, ANG, हाँ, AND, ANL, ऐसे जब भी लिख, अगर आपको सवाल में केवल नाम ले लीजिए, कह दिया जल का अपवर्तनांक, तो हमेशा किसके सापेक्ष लिया जाएगा? वायु के सापेक्ष। और अगर कह दिया जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तब तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा। तो जब भी सवाल में किसी के सापेक्ष नहीं दिया हो तो हम किसके सापेक्ष लिखेंगे? हवा के। और ऐसे अपवर्तनांक को क्या कहेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब जब किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष ले लीजिए, जैसे WNG, समझ गए? WND, समझ गए? LNG मान लीजिए हो गया, समझ गए नहीं? तो अगर हम किसी और के सापेक्ष लेंगे तो ये ऐसे अपवर्तनांक को क्या कहेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक, समझ गए? अगर हवा के सापेक्ष लेंगे तब, और सवाल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसे डायरेक्ट दिया जाएगा कि जल का अपवर्तनांक 1.3 है, तो आप किसके सापेक्ष लिखोगे? हवा के सापेक्ष। हमेशा निरपेक्ष के अपवर्तनांक के सापेक्ष लिखा जाएगा, समझ गए नहीं? तो हवा के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा किसी मीडियम का क्या कहलाएगा? निरपेक्ष। और अगर किसी माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष होगा तब सापेक्ष। बातें समझ में आई? चलिए ठीक, निरपेक्ष और सापेक्ष समझ में आ गई भाई? सवाल में अगर किसी के सापेक्ष नहीं दिया है तब, हाँ, वायु के सापेक्ष आप लिखेंगे उसको, उसी को निरपेक्ष कहेंगे। अगली हमारी हेडिंग होगी अपवर्तनांकों में संबंध।
देखिए अपवर्तनांकों में संबंध देखिए, जैसे मान लीजिए आपका एक माध्यम ये है ना, यहाँ n1 है और दूसरा माध्यम क्या है, n2 है। प्रकाश किरण यहाँ आई, अविलंब है, टकरा किधर गई, बोलिए, ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा क्या, R। बात समझ गए। पहला माध्यम मान लीजिए हवा है और दूसरा माध्यम क्या है, कांच है मान लीजिए, समझ गए नहीं। तो एक माध्यम से प्रकाश किरण क्या करेगी, हाँ दूसरे माध्यम में जाएगी। तो बताओ स्नेल के नियम से क्या होगा, पहले 1 से 2 में ना, 1 से 2 के लिए, मतलब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम के लिए स्नेल का नियम क्या कहता है बताओ। स्नेल के नियम से 1, देखो पहले 1 या 2 लिखेंगे कि नहीं, पहले माध्यम के सापेक्ष क्या हो जाएगा, साइन I बटे साइन R, इक्वेशन नंबर 1। अब हम सुनो अब इसका प्रकाश का मार्ग बदल दीजिए, मतलब पहले से दूसरे में आ रहा था, ये पहला माध्यम है और ये कौन सा है, अब प्रकाश किरण दूसरे से पहले में जाएगा। दूसरे से जब पहले में जाएगा तो बताओ माध्यम बदल जाएंगे कि नहीं, उसके बाद ये आपका आपतन कोण बन जाएगा और ये अपवर्तन कोण बन जाएगा। बात समझ, अरे इससे इसमें आया था तो ये क्या था, आपतन कोण, ये क्या था, लेकिन जब प्रकाश किरण इधर से इधर जाएगा तब ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। तब यदि मार्ग उलट दिया जाए, यदि प्रकाश का मार्ग क्या कर दे, हाँ उलट दे, तब बताओ क्या होगा, 1n2 2n1, हाँ 2n1 साइन, बताओ I आपतन कोण की क्या होना चाहिए, आपतन कोण यहाँ क्या बनेगा R, फिर उसके बाद अपवर्तन कोण I, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 का 2 में गुणा कर दीजिए, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, आप गुणा करेंगे तो बताओ 1n2 गुणे 2n1 बराबर साइन I बटे साइन R और फिर साइन R बटे साइन I, तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए। तो अगर यदि 2 माध्यम होंगे तब, यदि 2 माध्यम हो, कितने माध्यम, 2 माध्यम, कौन कौन से, एक और, तब बताओ क्या होगा, 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1। नहीं समझ में आया। तो 2 माध्यम हो गए, तो अगर 3 माध्यम हो गए तब 3 माध्यम 1 2 3 हो जाएगा। तो देखो क्रम से लिखिए, 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n बराबर भी कितना आएगा, 1 आएगा। बात समझ गए। अगर 4 माध्यम हो गए तब 1 2 3 4, 4 माध्यम आ गए तब क्रम से लिखिए, 1n2 2n3 3n4 4n1 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। बातें समझ गई नहीं। अपवर्तनांकों में आपको समझ में आया पूरी कहानी, बोलिए। अपवर्तनांकों का संबंध यही होता है, 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1। अगर 3 है तो ये कंडीशन और 4 अगर है तो ये कंडीशन। सबको इतना समझ में आया कि नहीं, कैसे प्रूव हुआ, समझ में आया। उसके बाद देखिए आगे, चलिए देखिए इधर, ये बताओ पहला वाला हम लेते हैं, कौन सा, 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1 ना, बोलो। इससे देखिए यहां से 2n1 बराबर क्या होगा, 1/1n2 ना। इसके नियम पे अगर आप देखें तो ये बताओ ANG बराबर क्या होगा, 1/GNA होगा कि नहीं होगा। देखो
इसको इसको पलट देंगे तो बटे में हो जाएगा। समझ गए नहीं? इतनी बात समझ गए? क्या कह रहे हो? यही नीचे वाला है इसका। इतनी बात समझ गई नहीं? बोलो। तो आपको समझ में आया? अगर हम कहीं भी लिख देंगे, मान लीजिए WNG लिख देंगे तब 1/GNW हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उल्टा कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलिए। तो ये सब आपको समझ में आ रहा है? पहले वाले समझ में आया नहीं? दूसरे वाले समझिए जरा। पहले माध्यम को मान लीजिए A है, दूसरे को मान लीजिए W है, और तीसरे को मान लीजिए क्या है? G है। पहला माध्यम हवा, दूसरा जल, तीसरा क्या? कांच। ये समझे? तब बताओ ये फार्मूला क्या बनेगा? ANW WNG GNA बराबर, तो यहां से WNG बराबर क्या होगा? 1/ANW इंटू GNA। इसको हम ऊपर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताओ? पलट जाएगा नहीं? अरे 1/GNA देखो, 1/GNA को क्या लिख सकते हैं? ANG लिख सकते हैं कि नहीं? और बटा ANW, ये देख रहे हो? तो WNG का जो मान है वो अगर हम हवा के सापेक्ष लिखना चाहे तो पहले बाद वाला लिखते हैं, फिर पहले वाला। नहीं समझ में आया? बोलिए। तो WNG को हम लिख सकते हैं ANG/NW। ऐसे बताओ आप लोग इसको। LNG को क्या लिख सकते हो? LNG को क्या लिख सकते हो? पहले बाद वाले को हवा के सापेक्ष क्या लिखेंगे? ANG। और फिर बात समझ में आ रहा है? बोलिए। अच्छा, इसका जो फिगर बनेगा कैसे होगा जानते हो? जैसे ये मान लीजिए है, देखो यहाँ क्या क्या है। अंदर मान लीजिए क्या भरा हुआ है? वाटर। तो पहले प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ? A से W में जाएगी, फिर यहाँ देखो G में जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे कांच है भाई, तो AW किस में? G में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। बात समझ गए? तो दो आपको एकदम पक्का याद रखना है। समझ गए कि नहीं? अगर उल्टा करना है तब ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ANG बराबर 1/GNA, ठीक है? WNG बराबर 1/, तो पलट भी सकता है। उसके बाद अगर सुनो, सापेक्ष अपवर्तनांक दिया है उसको हमको किस में चेंज करना है? निरपेक्ष में। तो हमेशा बाद वाले को ऊपर, पहले वाले को नीचे लिखेंगे। इतना सबको समझ में आया? और यहाँ 4 माध्यम है, उसके लिए सब कुछ पूरा समझ में आया कि नहीं? बोलिए। अभी हम जाके घर पे आप लोग PDF भेज देंगे पूरा जितना पढ़ाए हैं। समझ में आया कि नहीं? पूरा PDF लिख के मतलब देख कर लिख लीजिएगा, फिर बना लीजिएगा। तो ये सब आपको समझ में आया कि नहीं? बोलिए भाई। चलिए एक आध तो सवाल इस पे कर लेते हैं। कोई सवाल हो पढ़िए। ए बच्चे देखो, आप लोग जो नियम पर अपवर्तनांक का उससे रिलेटेड एक सवाल करा देते हैं ना। देखो ध्यान से क्या कहा है? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो ज्ञात करना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो बताओ, हम पहले इसको शाब्दिक अर्थों में लिखते हैं। तो बताओ, देखो वायु के सापेक्ष जल का, तो पहले वायु रहेगा, ठीक है? ANW कितना दिया है? 4/3 दिया है। उसके बाद वायु के सापेक्ष कांच का, तो वायु के सापेक्ष कांच का ANG हो जाएगा कितना? 3/2। समझ गए? अब आपसे पूछ रहा है जल के सापेक्ष, तो जल पहले रहेगा और कांच क्या रहेगा? बाद में। तो बताओ जल के सापेक्ष कांच का WNG लिखेंगे। तो WNG का अगर हमको मान निकालना है ना, तो WNG को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? WNG बराबर हो जाए, पहले बाद वाला लिखते हैं ANG/,
ए एन डब्ल्यू, ए एन जी का मान बोलो 3/2 है ना, और ए एन डब्ल्यू का मान 4/3। तो भिन्न में भिन्न का भाग देने का तरीका बाहर का बाहर में, अंदर का अंदर गुणा कर देते हैं। तो 3 त्रिका 9 और 4 दूना 8। ये आपका है डब्ल्यू एन जी। समझ गए नहीं? आगे आपसे पूछा है कि कांच के सापेक्ष जल का, तो कांच लिखेंगे पहले और जल लिखेंगे बाद में। तो कांच जल का है तो 1/WN जी तो पता है, बोलो WN जी का मान बोलो 9/, तो 8 कहाँ चला जाएगा 8/9, ये हो जाएगा GN। समझ गए? तो WNG और GNW का गुणा कराएंगे तो एक आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? बोलिए। आपको आज अपवर्तनांक पूरा समझ में आया? बोलो भाई। तो ठीक है, ऐसे सवाल अच्छा अगर यहाँ केवल ये कह देता जल का अपवर्तनांक कितना है ना, मान लो इस सवाल में यही कह देता जल का अपवर्तनांक कितना तथा कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। समझ गए? सापेक्ष न दिया होता हवा के, तब भी हम इसका मान क्या लिखते? ए के सापेक्ष लिखते। समझ गए? और इसका मान भी किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष करके तब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। समझ गए? चलिए अगले दिन इससे और आगे के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। समझ में आया?